everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this IIT JAM 2020 solution series। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, जो सेक्शन ए का ही है लेकिन 2 मार्क्स का है। ठीक है। द वॉल्यूम इंटीग्रल e टू द पावर माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R होल स्क्वायर एंड डाइवर्जेंस ऑफ r कैप बाई r स्क्वायर d3r वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटर एट द ओरिजिन। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो इंटीग्रल है, ये जो पूरा वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको हमने आई मान लिया। लेट आई इज इक्वल टू दिस। आपको बताते चले कि ड्रैग डेल्टा फंक्शन का ये सवाल है। जब डाइवर्जेंस को अपन ओरिजिन पे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ड्रैग डेल्टा फंक्शन का एक फार्मूला है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर डी थ्री आर इज इक्वल टू 4 कोरोनिकल डेल्टा फंक्शन डेल 3r। ठीक है। क्या हम लोग इस r को r-0 भी लिख लें? r में अगर -0 कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमने उसी को यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, डेल 3r के जगह r-0 लिखा है क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए किए ताकि ड्रैग डेल्टा फंक्शन का एक फार्मूला को अपन इस्तेमाल कर सके। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, i इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में ये जो इतना बड़ा था, ये ड्रैग डेल्टा फंक्शन का जो फार्मूला है उससे अपन यहाँ पे उसके जगह 4 डेल 3r-0 लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और एक जो फार्मूला होता है ड्रैग डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स एंड क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस ए अगर है ऐसा किसी फॉर्म में कि एफ एक्स इंटू डेल एक्स माइनस ए, तब अपन उसको लिखेंगे एफ ऑफ ए। मतलब ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, ये जो डेल एक्स माइनस ए दिख रहा है एक्स माइनस ए के फॉर्म में जो है। ओके, तो अब यहाँ पे इसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आई इज इक्वल टू, यहाँ से ये 4 पाई कॉन्स्टेंट है उसको हमने क्या किया, बाहर कर लिया। और वॉल्यूम इंटीग्रल ई का पावर, देखिए यहाँ पे जब r-0 था तो ये देखिए यहाँ पे a के जगह पे क्या है, 0 है। इस फॉर्म को ध्यान से देखिए, इस फॉर्म को मैच कीजिए, कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे जो a है उस a के जगह यहाँ 0 है। यानी कि अब जो होगा ये हमारा fx है। ठीक है, ये हमारा fx है। 4 पाई तो कांस्टेंट था, बाहर निकल चुका है, ये हमारा fx है। और यहाँ पे x कौन है, स्मॉल r है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे a कौन है, 0 है। तो x के जगह पे 0 रखेंगे, यानी कि जो स्मॉल r दिख रहा है उसके जगह पे देखिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। जब e का पावर -0 बाई r का होल स्क्वायर करेंगे तो e का पावर -0, और आपने को पता है कि e का पावर जो -0 होता है वो कितना होता है, 1 होता है। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बच गया, ओनली वी आर लेफ्ट विथ 4 5। सो द करेक्ट आंसर इज 4 5। उसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा अच्छा आया था जो लिमिट से था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू। क्लियर है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टू द पावर x है, इसको अपन क्या मान लेंगे, y लेट कर लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x टू द पावर x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड अपन लॉग टेक करेंगे। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। देखिए हमने क्या किया, इधर log y और इधर क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस log x टू द पावर x। क्योंकि लिमिट और log दोनों अलग अलग ऑपरेशंस है तो उनको हम सेपरेट इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट यहाँ पे और log को अंदर ले जा सकते हैं। क्लियर है। ओके, अब अपन देखिए लिमिट को फिर रहने दिया, ये जो लिमिट है उसको रहने दिया। log x टू द पावर x, आपको ये प्रॉपर्टी मालूम होगा कि log x टू द पावर x जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे x log x। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो log होता है, log a टू द पावर अगर x है या x टू द पावर a है तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x log x। क्लियर है। अब देखिए log y इक्वल टू, अब अपने को x के जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, x के जगह जैसे बाहर में 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हालांकि log 0 का भी वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। क्लियर है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से log को उठा के उधर ले जाएंगे, तो जैसे इस log को उठा के यहाँ ले इधर RHS में ले आएंगे तो इधर e का पावर 0 हो जाएगा और इधर y बचेगा। log y है, log को उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर सिर्फ y बचेगा और RHS में उधर क्या हो जाएगा, ये 0 है और चूंकि log इधर आया है तो एंटी लॉग बन जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0 हो जाएगा। और अपने को मालूम है कि एक्सपोनेंशियल पावर 0, e का पावर 0 कितना होता है, किसी का भी पावर 0 1 होता है। सो y इक्वल टू 1 आ गया और हमने y किसको माना था, उसी को माना था जो अपने को क्वेश्चन में निकालने बोला था। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। क्लियर है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक डिस्क को रोटेट कराया जा रहा है जिसका इनिशियल फ्रीक्वेंसी अपने को f0 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, ऐसा यूनिट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कह रहा है कि अगर ये व्हील है जो घूम रहा है वो अगर अचानक स्टॉप हो जाए, लेकिन कितना समय बाद, ये कह रहा है कि T0 सेकंड बाद ये स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है भाई, T0 सेकंड बाद स्टॉप हो जा रहा है, क्लियर है। विथ कांस्टेंट एंगुलर डी एसिलेशन, अपने को मालूम है कि जब भी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो डी एसिलेशन डेवलप होता है, दैट मीन्स नेगेटिव एसिलेशन जिसको बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो क्वेश्चन में अंडरस्टूड था कि जैसे स्टॉप करेंगे उसको T0 सेकंड बाद तो वो डी एसिलरेट होगा। कांस्टेंट एंगुलर एसिलेशन है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अपन कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। द पूछा क्या है वो देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स कवर्ड बाय द व्हील बिफोर इट कम टू रेस्ट, ये रेस्ट मारने से पहले कितना नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीट करेगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या है। एफ इनिशियल मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट हर्ट्ज दिया हुआ है, इसको एफ आई मान लिया। ठीक है, एफ आई मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी से, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनिशियल, ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा। ओमेगा का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, 2 पाई लीनियर फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ होता है, तो 2 पाई एफ आई यहाँ पे लिख दिए, 2 पाई और एफ आई इनिशियल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट दिया है, तो इसी तरह हमारा ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2 पाई एफ नॉट। टी कितना दिया है, टी इक्वल टू टी नॉट। अच्छा, ये स्टॉप हो रहा है फाइनली, मतलब ये रुक रहा है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। अच्छा, आपको बताते चले कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है उसी को यहाँ पे एंगुलर फाइनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, तो दैट इज ओमेगा एफ इक्वल टू कितना हो गया 0, चूँकि स्टॉप हो जा रहा है मोशन, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अपने को नंबर ऑफ टर्न निकालना है, दैट इज एन इक्वल टू व्हाट। आपको बताते चले कि पूरा जो एक कंप्लीट रोटेशन होता है उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, थीटा कितना होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना होता है, 2 पाई होता है। तो एन रोटेशन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा बाई 2 पाई। तो अपन क्या करेंगे, जो सिचुएशन दिया है उसके अकॉर्डिंग थीटा निकाल लेंगे, और अपने को एन निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो यहाँ से पुट कर देंगे थीटा का वैल्यू तो मिल जाएगा। देखिए आपको फार्मूला मालूम होगा, v बराबर u प्लस एटी, जो लीनियर मोशन के लिए है। एंगुलर मोशन में ठीक इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओमेगा एफ बराबर ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। जैसे यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी था उसी तरह यहाँ पे ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी था, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, उसी तरह यहाँ पे ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। जिस तरह यहाँ ए एक्सेलरेशन था, यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा इसलिए लिए हैं क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक नेगेटिव साइन आएगा। तो देखिए फाइनल ओमेगा एफ 0 है क्योंकि स्टॉप हो रहा है, ओमेगा आई जो है 2 पाई एफ नॉट है, और ये अल्फा की जगह माइनस अल्फा, और टाइम कितना बाद स्टॉप हो रहा है, टी नॉट बाद। ठीक है, यहाँ से अपन सॉल्व करके अल्फा निकाल लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब आपको ये भी मालूम होगा एस बराबर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मालूम है। उसी तरह इसको एंगुलर में लगाएंगे, एंगुलर मोशन में थीटा बराबर, चूंकि एस जो होता है वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। आप जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा का वैल्यू देखिए मिल जाएगा, ओमेगा आई का वैल्यू 2 पाई एफ नॉट, टाइम कितना है टी नॉट, प्लस 1/2 अल्फा का जगह पे एक माइनस साइन आएगा, माइनस 2 पाई एफ नॉट टी नॉट, और ये टी स्क्वायर की जगह टी नॉट स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ये इस तरह से हो जा रहा है, 2 पाई एफ नॉट टी नॉट माइनस पाई एफ नॉट टी नॉट, मतलब 2 पाई एफ नॉट टी नॉट में से एक घट गया तो बचा 1 पाई एफ नॉट टी नॉट। अपन यहाँ पे एन इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई में थीटा के जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, देखिए एफ नॉट टी नॉट बाई 2 आ रहा है, जो आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन भी है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये एक कोलिजन का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अपन उसको यहीं से समझ लेते हैं, जो डायग्राम दिया है उसी से, क्लियर है, और चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि 2 पार्टिकल हैं, एक का मास देखिए m है और दूसरा का मास 2m है। एक इनिशियल वेलोसिटी v से और दूसरा इनिशियल वेलोसिटी v/2 से किसी एंगल पे आके इसे कोलाइड करते हैं। किसी एंगल पे हमने उस एंगल को कितना मान लिया है, इस पूरा एंगल को हमने थीटा मान लिया है, आके कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद इनके बीच इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन होता है मतलब दोनों चिपक जाते हैं, तो मास टोटल कितना हो जाएगा m और 2m 3m, मतलब एक 3m का मास बन जाएगा, जो फाइनली इस x डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी से चल रहा है v/3, इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनिशियली इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगल था उस एंगल को आप बता दीजिए। तो देखिए हमने मान लिया है कि इनिशियली इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल थीटा था। ठीक है, अब हमने ये जो एक्सिस आपको दिख रहा होगा इसको हमने ड्रॉ किया है,
तो ये चूँकि एकदम ठीक दोनों ऑब्जेक्ट को इक्वल भाग में बांट रहा है और टोटल हमने इनके बीच का एंगल थीटा माना है, तो यहाँ से इस एक्स एक्सिस का एंगल θ/2 और यहाँ से एक्स एक्सिस से इस सेकंड ऑब्जेक्ट का एंगल भी कितना हो जाएगा θ/2। अब हमने दोनों वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिसोल्यूशन करेंगे। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और ये एंगल θ/2 है, तो इधर v cos θ/2 हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट भी sin θ/2 हो जाएगा। उसी तरह ये वाला ऑब्जेक्ट इधर से आके यहाँ पे टकरा रहा है कितना वेलोसिटी से, v/2 वेलोसिटी से, और ये एंगल θ/2 है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर वाला कंपोनेंट v sin θ/2, v/2 sin θ/2, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v/2 cos θ/2। अब इसके बाद यहाँ पे चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो लिनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। अलोंग एक्स एक्सिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व्ड किया है और एक ही डायरेक्शन में कंजर्व करने से आंसर आ जा रहा था। मतलब इनिशियल टोटल लिनियर मोमेंटम इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू टोटल लिनियर मोमेंटम फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए अपन कि एक्स एक्सिस में टोटल लिनियर मोमेंटम कितना है, तो ये फाइनल लिनियर मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस, और तो है नहीं, फाइनली तो एक ही बॉडी बन रहा है 3m का, तो फाइनल लिनियर मोमेंटम कितना है 3m मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितना है माफ़ कीजिएगा, वेलोसिटी कितना है ये v/3, 3m इंटू v/3, ये फाइनल एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है। और इनिशियल कितना है, तो देखिए इसका कंपोनेंट, ये जो मास 2m है इसका कंपोनेंट कितना होगा भैया, इसका कंपोनेंट होगा ऊपर वाला मास को देख लेते हैं, ये ऊपर वाला मास को आप देख पा रहे हैं, ये m है, ये मास m है, इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है v cos θ/2, तो देखिए m v cos θ/2, ये मास 2m है, इसका x एक्सिस में देखिए वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में v/2 cos θ/2, तो मास 2m है, तो मास 2m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितना है x एक्सिस में v/2 cos θ/2। देखिए यहाँ पे m v, ये m v सब कट गया, m v कट गया, यहाँ 3 कट गया, यहाँ 2 कट गया, काटने छांटने के बाद यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 2 cos θ/2 इज इक्वल टू उधर 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन यहाँ से क्या किया, 2 को उठा के इधर ले गए, तो cos θ/2 इक्वल टू 1/2 आ गया, और अपन जानते हैं कि 1/2 किसका वैल्यू है, cos 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो cos θ/2 इक्वल टू cos 60, बाई कंपेरिजन यू विल गेट θ/2 इक्वल टू 60 डिग्री, तो फाइनली थीटा इज हाउ मच 120 डिग्री, यानी कि इनिशियली दोनों के बीच का एंगल कितना था 120 डिग्री था, और यही इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो कैप्लर्स के थर्ड लॉ से बनने वाला है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अपन इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लैनेट्स P1 एंड P2, क्वेश्चन इतना पढ़ते नहीं है, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। 2 प्लैनेट जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक का सेमी मेजर और सेमी माइनर एक का नियरेस्ट और फास्टेस्ट डिस्टेंस जो है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस एक का है r और 3r, दूसरा प्लेनेट जो है वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस है 2r और 4r। समझ पा रहे हैं, ये सन है, ये सन से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस का अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है, ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको पता है कि कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है टी स्क्वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, या फिर अगर सर्कुलर मोशन मान ले तो उसका रेडियस का पावर 3। तो ये पूरा लेंथ का अपने को हाफ निकाल लेना है, तो पूरा लेंथ कितना है r + 3r, उसका अपन हाफ निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 2r आ गया, इसको a1 मान लिया, ठीक है, इसका सेमी मेजर एक्सिस मान लिया। और उसके बाद T1 स्क्वायर इक्वल टू A1 की कर दिए, यहाँ पे समझ पा रहे हैं, T1 स्क्वायर इक्वल टू A1 क्यू कर दिए, तो ये थर्ड लॉ ऑफ केपलर बोलता है ऐसा। तो T1 स्क्वायर इक्वल टू A1 क्यू की जगह 2r का होल क्यू कर लिए, इक्वेशन 1 कर लिए। आप यहाँ पे अगर 2 से नहीं भी डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। उसी तरह इसके लिए 2r + 4r/2 कर दिए, तो 3r मिल गया, इसको a2 मान लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी केपलर्स थर्ड लॉ लगा दिए, T2 स्क्वायर इक्वल टू A2 का पावर 3। तो देखिए T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 कितना है 3r का पावर 3, इक्वेशन 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बेसिकली अपने को निकालना है रेशियो ऑफ T2/T1। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन 1 से, तो इधर क्या बन जाएगा, ये T2 स्क्वायर/T1 स्क्वायर मतलब T2/T1 का होल स्क्वायर। ये देखिए T2/T1 का होल स्क्वायर, और RHS में क्या बचेगा 3r का बाई 2r का पूरा का होल क्यू, आप जैसा देख पा रहे होंगे, r कट गया, 3/2 का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 27/8।
इधर T2/T1 का पावर कितना था, 2 था ना, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये रूट बन गया √27/8। √27 को 3√3 लिख सकते हैं ऊपर में, और नीचे में इसको 2√2 लिख सकते हैं। 3/2 को अलग कर लिए, √3/√2 के एक साथ रूट के अंदर में रख दिए, √3/2, तो 3/2 √3/2 यानी T2/T2 का रेशियो आ गया 3/2 √3/2, यानी कि ऑप्शन सी, और यही करेक्ट ऑप्शन भी है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का, थोड़ा सा लोगों को मेहनत करना पड़ा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन हम आपको अच्छा समझा रहे हैं, आई होप आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसका सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, बेसिक मिरर फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे और बेसिक साइन कन्वेंशन आना चाहिए। क्लियर है? आपको साइन कन्वेंशन तो आता है। ये देखिए यहाँ पे एक कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर के यहाँ पे पोल को ओरिजिन मानते हैं, और उसके इस डायरेक्शन में जितना भी साइन लेंगे सारा नेगेटिव, इस डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस में जितना लेंगे सारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में ऊपर में प्लस वाई डायरेक्शन मानते हैं तो उधर का साइन पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। वैसे अपने को खाली इस डायरेक्शन का डिस्टेंस से मतलब है, और इस डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस लेंगे सब नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। क्लियर है? यहाँ पे दरअसल क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि ये कनकेव मिरर है, और इस कनकेव मिरर से का फोकल लेंथ दे रखा है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 मीटर है फोकल लेंथ। कह रहा है कि उससे 3 मीटर पे एक रॉड है उसके ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग में, ये रॉड है, रॉड का कुछ लेंथ है। ठीक है, रॉड का लेंथ कितना है देखिए क्वेश्चन में दे रखा है L दे रखा है, L मीटर। ठीक है, इस रॉड का लेंथ दे रखा है L मीटर, जो इसके ऑप्टिक्स एक्सिस के अलॉन्ग में रखा हुआ है। क्लियर है? इस रॉड का एक एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दूसरा एंड यहाँ पे दिख रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो पहला एंड आपको जो नियरेस्ट एंड है वो इस लेंथ मिरर से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितना है? 3 मीटर। एंड का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको E1 = 3 मीटर मान लिए, और चूंकि इस रॉड का खुद L है तो इसका जो सेकेंड एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका इस मिरर से कितना डिस्टेंस होगा, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 + L। क्लियर है? दोनों एंड का हमको मिल गया ऑब्जेक्ट लेंथ। अब उसी तरह इसका कहीं पे इमेज बनेगा, देखिए हमने मान लिया यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, तो उसका भी कुछ लेंथ होगा कि नहीं? उस लेंथ को इन्होंने क्या माना है? L' माना है, और उसी L'/L का रेशियो को पूछा है। L' इमेज का लेंथ है और L क्या है? ऑब्जेक्ट का लेंथ है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो बन रहा है इसका भी अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगा। इसका ये पहला एंड है और ये इसका दूसरा छोर है। अपन क्या करेंगे, इस मिरर से इस एंड का लेंथ निकाल लेंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे, और मिरर से इस सेकेंड एंड का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, और जो सेकेंड एंड का मिरर से डिस्टेंस है उसमें अगर ये फर्स्ट एंड का जो मिरर से डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वही क्या इस इमेज का लेंथ होगा, या सपोज वही इस इमेज का जो छोटा सा दिख रहा है उसका लेंथ होगा। दैट इज L' = क्या हो जाएगा, V2 - V1। V2 माने है सेकेंड एंड का इस मिरर से डिस्टेंस, और V1 माने है इस फर्स्ट एंड का मिरर से डिस्टेंस। तो अब अपने को सब कुछ मालूम है, अपन क्या करेंगे एक एक करके इसको निकालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको बड़े आसानी से कैलकुलेट किया है। फ्रॉम फिगर लेंथ ऑफ द इमेज विल बी दिस, इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला आपको मालूम है 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। अब 1/ अगर v1 का बात करेंगे तो 1/f - 1/1, f चेंज नहीं होगा क्योंकि मिरर वही है, उसका फोकल लेंथ सेम है, वो कांस्टेंट है। जब फर्स्ट एंड का ऑब्जेक्ट का इमेज का निकालेंगे लेंथ या डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, तब अपन U1 यूज करेंगे। 1/f नेगेटिव होगा क्योंकि ये मिरर इधर है, फोकल लेंथ इस एक्सिस में है, ये मिरर है और उससे यहाँ पे ये मिरर है और हम लोग इधर एक्सिस का डिस्टेंस ले रहे हैं तो -1 हो गया। उसी तरह E1 भी क्या होगा, E1 कितना था, 3 मीटर था, लेकिन इधर है डिस्टेंस तो उसको भी नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस था और माइनस उसका आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -3/2। ये V1 मिल गया। ठीक है, उसी तरह अपन क्या करेंगे, फिर से मिरर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, हमने मिरर फार्मूला लगा दिया है। 1/v2 = 1/f - 1/u2। अब जो U2 का जो यहाँ पे डिस्टेंस था आप देख रहे होंगे 3 + L था, चूँकि सारा डिस्टेंस उधर है तो माइनस है कि ऑलरेडी यहाँ पे, और एक साइन कन्वेंशन से चूँकि डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम वगैरह लेने के बाद V2 का देखिए वैल्यू हो गया -L + 3/L + 2। अब अपने को L' निकालना है और अपन जानते हैं कि L' का वैल्यू कितना होता है, V2 - V1। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जस्ट इसको आप सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। इसको जस्ट आप सॉल्व कीजिए
यहाँ से हम लेने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद देखिए, चूँकि क्वेश्चन में बोला था, एक क्वेश्चन में बड़ा अच्छा बात यहाँ पे बोला था, इसको यूज करना है, बहुत बच्चों ने नहीं किया है, कि एल जो है, लेंथ जो है, ये जो लेंथ है दैट इज मच मोर स्मॉलर देन 1 मीटर, मतलब एल 1 मीटर से बहुत छोटा है, मतलब एल को 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अगर एल को 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस एल है, क्या अपन एल को नेग्लिजिबल मान सकते हैं 2 के कंपैरिजन में? यस, 1 से मान सकते हैं, तो 2 से तो और छोटा होगा, तो 2 प्लस एल के जगह पे एल नेग्लिजिबल है तो एल 0 हो गया। तो देखिए 1/2 इंटू 2 प्लस एल के जगह पे 0, तो बचा कितना? 1/4। तो देखिए ये रेशियो आ गया आपके पास यहाँ पे 1/4। एल प्राइम बाई एल का रेशियो कितना आ गया? एल प्राइम बाई एल रेशियो कितना आ गया? 1/4। और यही आपका क्या है बच्चों? सही करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है हमको, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली पोलराइजेशन से क्वेश्चन है, 12 का बेसिक कंसेप्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 पोलराइजर है, 4 पोलराइजर है, 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों एक दूसरे के ऑप्टिक एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। जैसे ये दूसरा जो है वो पहला से 30 बना रहा होगा, तीसरा दूसरा के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री बना रहा होगा, चौथा जो है पोलराइजर वो तीसरा के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री पे झुका होगा या एंगल बना रहा होगा। अब कह रहा है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है उसको इस फर्स्ट पोलराइजर में गिराया जा रहा है, तो फाइनली जो फोर्थ पोलराइजर से लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा? आप समझ पा रहे हैं? उसका इंटेंसिटी जो फाइनली निकलेगा फोर्थ पोलराइजर को, उसको इन्होंने आई माना है, और जो इनिशियली यहाँ पे गिराया जा रहा है उसको आई नॉट माना है। तो फाइनली अपने को निकालना है आई बाई आई नॉट का रेशियो। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसका डायग्राम देखते हैं। क्लियर है? इसका डायग्राम से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको ये फर्स्ट पोलराइजर P1 है, सेकंड P2, थर्ड P3 और फोर्थ क्या है? P4। देखिए फर्स्ट पोलराइजर के रेस्पेक्ट में जो सेकंड है बच्चों, इसको ऑप्टिक्स एक्सिस बोलते हैं। सॉरी बच्चों, इसको ऑप्टिक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? तो ऑप्टिक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये 30 डिग्री पे है, ये भी 30 डिग्री पे है और ये भी 30 डिग्री पे है। आपको ये एंगल दिख रहा होगा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, यानी कि फर्स्ट के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री पे है, सेकंड के रेस्पेक्ट में ये 30 पे है और थर्ड के रेस्पेक्ट में फोर्थ 30 डिग्री पे है। क्लियर है? अनपोलराइज लाइट जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है उसको फर्स्ट पोलराइजर से गिराया जा रहा है। आपको बताते चले कि अगर अनपोलराइज लाइट है और उसको अगर किसी पोलराइजर से गिराया जाता है तो जो इंटेंसिटी निकलता है, मान लीजिए इस फर्स्ट पोलराइजर से जो इंटेंसिटी निकल रहा है उसको हमने I1 माना, सेकंड से जो निकल रहा है I2 माना और थर्ड से जो निकल रहा है उसको I3 माना और जो फाइनली निकल रहा है उसको I माना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? तो जब फर्स्ट से निकलता है, याद रखिएगा कभी भी अगर अनपोलराइज लाइट है और अगर फर्स्ट पोलराइजर से निकलता है तो उसका वैल्यू होता है I0/2, क्योंकि 50-50% हो जाता है। अगर पोलराइज लाइट बोलता है बच्चों तो सिर्फ हम लोग I0 ही लेते हैं। क्लियर है? अब जब ये I0/2 जो सेकेंड पोलराइजर में एंट्री करेगा तो ये 30 डिग्री पे है, तो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ क्या बोलता है कि जो लाइट इंटेंसिटी होगा जितना गिर रहा है, अभी कितना गिर रहा है सेकंड पे? I1 गिर रहा है, तो I1 टाइम cos स्क्वायर थीटा वेयर थीटा एंगल बिटवीन द ऑप्टिक एक्सिस एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द पोलराइजर। क्लियर है? तो यहाँ पे थीटा अभी 30 डिग्री बोल के रखा है, 30 डिग्री रख दिए। देखिए और I1 के जगह पे कितना रख दिए? I0/2। तो देखिए सॉल्व करके बच्चों आ गया I0/2 3/4। अब ये जो इंटेंसिटी है कहाँ पे गिरेगा? अब ये वाला इंटेंसिटी गिरेगा इस थर्ड पोलराइजर पे, तो थर्ड पोलराइजर पे इतना इंटेंसिटी गिरेगा, कितना? I0/2 3/4 और मल्टीप्लाइड क्या होगा? cos स्क्वायर 30। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ जितना इंटेंसिटी गिरा मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर थीटा, तो इतना इंटेंसिटी गिरा थर्ड पे I0/2 3/4 इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए इतना प्रोडक्ट आ गया। अब इतना इंटेंसिटी किस पे गिर रहा है? इस फोर्थ पोलराइजर पे गिर रहा है, तो फाइनली कितना इंटेंसिटी निकलेगा? फिर से मेलस लॉ लगा देंगे, तो ये जो वैल्यू है I0 इंटू 3/4 यानी I0 इंटू 3/4 यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, और मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा एक टर्म? cos स्क्वायर थीटा और एंगल अभी सबका 30 डिग्री था, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर दिया तो बच्चों आ गया 3/4। ये हमारा जो इंटेंसिटी निकला उसको आपने आई मान लिया है, फाइनली जो फोर्थ पोलराइजर से निकला। अब इसको प्रोडक्ट को आप ले लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 27/128। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में, ये आपको दिख रहा होगा, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। और इसी एक्स वाई प्लेन में एक एल साइड का आपको दिख रहा होगा, एक एल साइड का यहाँ पे क्या रखा गया है, लूप रखा गया है, स्क्वायर लूप रखा गया है, ठीक है। चारों साइड का लेंथ एल है, इस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इन द लूप, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वेयर बीटा नॉट इज ए कांस्टेंट। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस जो रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ये स्क्वायर रीजन दिख रहा है, उसमें एक छोटा सा अपन स्ट्रिप लेंगे। अपन देखिए वाई एक्सिस की तरफ वाई डिस्टेंस पे डीवाई थिकनेस का, वाई एक्सिस में डीवाई थिकनेस का एक स्ट्रिप लिया है। अब इसके थ्रू पास होने वाला स्मॉल फ्लक्स डी फाई कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बी थ्रू दिस स्मॉल सरफेस, तो बी डॉट डी एस फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का ये वैल्यू दिया था, रख दिए, बीटा नॉट कांस्टेंट है, कॉमन है, रख दिए। और ये डी एस क्या है, स्मॉल एरिया है। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, इसका थिकनेस कितना है, ये थिकनेस डी वाई है, और ये इसका लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है ना, ये वाला लेंथ एल है और ये वाला डी वाई है, तो एल इंटू डी वाई, तो एल इंटू डी वाई हो गया। और चूंकि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ये प्लेन है, सॉरी स्क्वायर है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर पॉइंट करेगा, अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस जो थर्ड कंपोनेंट बचा, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में इस एरिया का डायरेक्शन होगा। तो जेड कैप हमने लगा दिया डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप डीएस वेक्टर हमने लिया था, तो एरिया डायरेक्शन देना जरूरी था। क्लियर है। तो ये स्मॉल एरिया हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, इसको डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट जैसे लेंगे तो खाली जेड कैप का जेड कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, और बाकी एक्स कैप वाई कैप के साथ जीरो हो जाएगा। तो देखिए ये खाली थर्ड कंपोनेंट बचा, 3y² देखिए 3y²t, यहाँ पे एल डी वाई और ये बीटा नॉट जो बाहर में कांस्टेंट था, कॉमन था। क्लियर है। अब टोटल फ्लक्स थ्रू दिस रीजन, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस रीजन निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कौन वेरी करेगा, यहाँ पे डी वाई है, मतलब वाई वेरी करेगा। वाई का लेंथ कहाँ से कहाँ हो सकता है, लूप का यहाँ ओरिजिन जीरो से शुरू हो रहा है, और वाई एक्सिस में लूप का लेंथ मैक्सिमम एल है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, साइड लेंथ ऐसे एल है, समझ पा रहे हैं, ऐसे एल है चारों तरफ। तो जीरो से एल तक बीटा नॉट कांस्टेंट था, 3 कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, सिर्फ y² dy का इंटीग्रेशन होगा जीरो से एल तक। लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये इतना वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। तो 5b का ये इतना वैल्यू हो गया, बीटा नॉट टी l⁴। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, -d∅b/dt। तो -d/dt और 5b मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे देखिए बीटा नॉट टी l⁴। तो d/dt ऑफ t यहाँ पे देखिए t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो t का 1 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस बीटा नॉट l⁴। और चूंकि हमको सिर्फ क्या निकालने बोला है बच्चों, मैग्नीट्यूड बोला है, तो माइनस को इग्नोर करेंगे, आंसर होगा बीटा नॉट l⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन दे रखा है, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है, और हमको पूछा है कि किस कंडीशन में फर्मी डिराक या बोस आइंस्टीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बताते चले कि सबसे पहले आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम होना चाहिए, जो होता है e टू द पावर माइनस एनर्जी E माइनस म्यू बाई के टी। यहाँ पे E एनर्जी है, म्यू केमिकल पोटेंशियल है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर कोई कांस्टेंट है, ठीक है। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सिस्टम में, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, NM, मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये है, ठीक है। ए कांस्टेंट है, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप, डजंट मैटर। एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस E माइनस म्यू बाई के टी, इक्वेशन 1 मान लिया, ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसी को लाना है। अब देखना है कि ये चार जो कंडीशन दिया हिट एंड ट्रायल से, किस कंडीशन में ये चीज़ आने वाला है। क्लियर है। तो देखिए जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको लेते हैं और उसी के इस्तेमाल से इसको निकाल लेते हैं। हालांकि आप बोस आइंस्टीन से भी निकाल सकते हैं, डजंट मैटर, दोनों से आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। आप अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है e टू द पावर e माइनस म्यू बाई के टी प्लस 1 होल टू द पावर -1, मतलब ये पूरा टर्म ऊपर है। क्या इस -1 का मतलब क्या है कि इस पूरा टर्म को हम 1 बाय लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ 1 बाय लिख दिया है, 1 बाई e का पावर e माइनस म्यू बाई के टी प्लस 1। अब देखिए हमने यहाँ नीचे में क्या किया है, इस टर्म में ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल वाला उसको कॉमन ले लिया है। तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, प्लस सेकेंड टर्म में क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा इस एक्सपोनेंशियल वाला टर्म से, और डिवाइड करेंगे और ऊपर ले जाएंगे तो एक माइनस आएगा, तो एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस e माइनस म्यू बाई के टी। क्लियर है। अब देखिए व्हेन हमने हिट एंड ट्रायल से सी ऑप्शन को लिया, व्हेन e माइनस म्यू इज मच मोर ग्रेटर देन के टी देन के टी टेंड्स टू जीरो। अगर ऐसा होगा के टी टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे देखिए के टी की जगह पे रखिए, के टी की जगह पे जीरो रखिए, तो e का पावर
ई का पावर माइनस जीरो जैसे ही रखेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। ई का पावर माइनस और ये 1/0 यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि जीरो नीचे है तो 1/इन्फिनिटी मतलब 1/0 मतलब ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है जीरो, क्लियर है। तो जीरो प्लस वन, वन हो गया। और ये जो टर्म था ई का पावर ई माइनस म्यू बाई के टी, इसको अपन ऊपर ले गए तो हो गया ई का पावर माइनस ई माइनस म्यू बाई के टी। क्या यही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का फॉर्म है? यस, यही फॉर्म है, आपको यहाँ पे जो सामने दिखाया था। तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा, मतलब यही वो कंडीशन है ई माइनस म्यू मच मोर ग्रेटर देन के टी, तब हमारा जो फर्मी डिराक है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में, या फिर बोस आइंस्टीन है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन इस बार फिर से था, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंसिडर एन क्लासिकल पार्टिकल, आपके पास टोटल एन क्लासिकल पार्टिकल है जो टेम्परेचर टी पे रखे गए हैं। कह रहा है कि इनमें से ईच ऑफ विच कैन हैव टू पॉसिबल एनर्जी, जीरो या एप्सिलॉन, जीरो या ई या एप्सिलॉन, जो इसको पढ़िए, इसको ई पढ़िए या एप्सिलॉन पढ़िए, दो ही एनर्जी को ये रख सकते हैं। कुछ पार्टिकल के पास जीरो एनर्जी है, कुछ पार्टिकल के पास ई एनर्जी है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द लोअर एनर्जी लेवल इज एन नॉट एंड हायर एनर्जी लेवल इज एन ई, मतलब दो एनर्जी लेवल है यहाँ पे, दो एनर्जी लेवल है, एक है फर्स्ट एनर्जी लेवल जहाँ पे एनर्जी जीरो है, और सेकंड एनर्जी लेवल जहाँ पे एनर्जी ई है। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन है उसमें से एन नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल इस एनर्जी लेवल पे है जहाँ एनर्जी जीरो है, और जो बाकी रेस्ट पार्टिकल है उसको एन ई से डिनोट किया है, वो इस ई एनर्जी वाले रेंज में है। अब हमको बताना है कि ये जो एन नॉट और एन ई है ये किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको बताते चले कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ होता है वो कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ई बाई के टी, क्लियर है। नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी स्टेट हैविंग एनर्जी ई एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज टी इज एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ई बाई के टी। तो जब उस अपन सबसे पहले किसका बात करेंगे, उस स्टेट का बात करेंगे जहाँ पे एनर्जी जीरो है, ठीक है। और उस स्टेट में जहाँ एनर्जी जीरो है इन्होंने कह रखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल एन नॉट है, तो एन नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का पावर माइनस ई बाई के टी। चूँकि एनर्जी इस स्टेट का जीरो है तो देखिए हमने एनर्जी की जगह जीरो रख दिया, तो एन नॉट का वैल्यू, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी हटा तो इक्वल करके हमने कॉन्स्टेंट ए लिख लिया है, कोई बात नहीं, तो ए बच गया इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि ई का पावर माइनस जीरो ये 1 हो गया। अब बोल रहा है कि उस स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल एन ई है जहाँ पे एनर्जी ई है, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का पावर, अच्छा इस स्टेट का एनर्जी तो ई है ना, दे रखा है, तो ई को ई रहने देंगे, तो एन ई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट ए यहाँ पे आ गया, ई का पावर माइनस ई बाई के टी, क्योंकि इस स्टेट का एनर्जी ई है जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल एन ई है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब अपने को एन नॉट बाई एन ई का रेशियो बताना है, तो 1 को 2 से 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो एन नॉट बाई एन ई इक्वल टू ए बाई ए इंटू ई का पावर माइनस ई के टी, ए देखिए यहाँ पे कट गया, तो ई का पावर माइनस ई बाई के टी बचा, इसको ऊपर ले गए, इस टर्म को ऊपर ले गए, तो ये जाके पावर प्लस बन गया, ई का पावर प्लस ई बाई के टी, एन नॉट बाई एन ई का रेशियो आ गया। यही ऑप्शन यानी कि बी आपका करेक्ट है, एंड दिस इज द रिलेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, आरएमएस वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे पूछा है। कह रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत बच्चों ने मिस्टेक मॉलिक्यूल लेके क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, एटम का जिक्र कर रहा है नॉट मॉलिक्यूल। एट टेम्परेचर 500 केल्विन इज वी एच, उसको वी एच से रिप्रेजेंट किया है। एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम एट 2000 केल्विन इज वी एच ई आर रिलेटेड एज। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने को पता होना चाहिए वी आर एम एस जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है थर्मोडायनेमिक्स में गैस मॉलिक्यूल्स का, वो कितना होता है, √3 RT बाई कैपिटल एम, जहाँ पे कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। लेट अस इक्वेशन 1, आपको पता होना चाहिए कि जो मोलर मास होता है हाइड्रोजन एटम का, यानी कि ओनली एच का, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट H2, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एटम, सो इट इज़ 1। एंड लाइकवाइज हीलियम एटम का कितना होता है 4, ओके। अब अपन क्या करेंगे, वी एच बाई वी एच ही कर लेंगे, मतलब आर एम एस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई आर एम एस स्पीड ऑफ हीलियम एटम कर लेंगे। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, √3r, ये तो √3r कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज होगा टेम्परेचर दोनों गैस का और मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे वी एच है, हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर 500 केल्विन और उसका मोलर मास 1 लिए हैं, ठीक है। सेकंड जो डिवाइडेड वाला टर्म है उसमें हीलियम का टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है 2000, उसको लिए हैं, और हीलियम एटम का मॉलिक्यूलर मास 4 लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे रूट कट, सॉरी 3 कट गया, आर कट गया, और ये पूरा कट के सॉल्व होके 1 आ जाएगा, यानी कि वी एच बाई वी एच का रेशियो 1 आ गया। दैट मीन्स वी एच इज इक्वल टू वी एच, यानी कि आर एम एस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू आर एम एस स्पीड ऑफ हीलियम एटम। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वांटम मैकेनिक्स का है, ये भी बहुत ही वेल नोन आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बच्चों ने इसमें भी क्या किया है,
गलती क्या है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिडर वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विथ ए दिस सिस्टम कंटेन्स 5 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ मास एम एट टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 केल्विन, द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्युपाइड स्टेट इज। क्लियर है? आपको बताना है कि 5 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है टी इक्वल टू 0 केल्विन पे। बहुत बच्चों ने इसी पे मिस्टेक किया है कि टेम्परेचर 0 केल्विन में तो सारे एनर्जी क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट पे होंगे। गलत बात, ठीक है। आपको बताते चले कि इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियंस, हैंस अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द वन एनर्जी स्टेट व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर भी है ना, टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू हो, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फर्मियंस है तो 2 ही रह सकते हैं एक स्टेट पे। क्लियर है? तो देखिए हमने अरेंज कर लिया 5 इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 1, ठीक है। और एन का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, 1 से शुरू होता है, तो N1 N2 N3। हमको बताना है एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्युपाइड स्टेट। तो भैया हाईएस्ट ऑक्युपाइड स्टेट कौन है, ये N इक्वल टू 3 वाला, N इक्वल टू 3 इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड। हाईएस्ट ऑक्युपाइड स्टेट का मतलब वो नहीं होता है कि किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड स्टेट का मतलब होता है कि जो N का वैल्यू है वो कहाँ पे हाईएस्ट है, तो N इक्वल टू 3 इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड स्टेट, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्युपाइड स्टेट आपको बताते चले कि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में nth स्टेट का एनर्जी होता है En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, वेयर ए इज द विथ ऑफ द इनफाइनाइट वेल जो अभी दिया हुआ है। क्लियर है? तो हाईएस्ट स्टेट का एनर्जी देखिए n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे n के जगह पे 3 रख दिए, तो n के जगह 3, 3 का वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। हमने बाहर में 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब क्या होता है आपको बता देते हैं। देखिए इस n इक्वल टू 3 स्टेट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, दो अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, यानी कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड स्टेट का जो एनर्जी है वो दोस्तों कितना है, 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आपको 25 दिख रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में क्वेश्चन नंबर ये 26 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर सीक्वेंस। ये थोड़ा नंबर इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द नॉर्मलाइज ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ ए वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ 4 कांस्टेंट k एंड मास m इज साइन नॉट x इक्वल टू a बाई पाई अल्फा बाई पाई 1 टू द पावर 4 e का पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, वेयर अल्फा का वैल्यू देखिए दे रखा है m ओमेगा नॉट बाई एच कट एंड वेयर ओमेगा नॉट स्क्वायर इज k बाई m। आपको सबको मालूम है SHM हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये वैल्यू है ओमेगा नॉट इक्वल टू k बाई m। Which one of the following is the probability of finding the particle outside the classical allowed region? The classical allowed region is there the total energy is greater than the potential energy। हमको इस हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने को प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन क्लासिकली डिस अलाउड रीजन में, मतलब क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं, अपन सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, मतलब वो पॉइंट जहाँ से फॉरबिडन रीजन क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए अपने को मालूम है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का टोटल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है दैट इज हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो देखिए एक्स नॉट का जो वैल्यू आएगा दैट इज प्लस माइनस रूट अंडर एच कट ओमेगा बाई के। और आपको बताते चलें कि ये जो एक्स नॉट का वैल्यू है यही है आपका टर्निंग पॉइंट, यानी कि प्लस माइनस इधर प्लस एक्स नॉट दिस एंड माइनस एक्स नॉट दिस, यानी कि इस बाउंड्री के बाद इधर वाला जो रीजन है वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, इधर भी क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में इस रीजन में भी वेव फंक्शन पाए जाते हैं। खैर अब अपने को क्या करना है, इस रीजन में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखिए क्वेश्चन में अपने को वेव फंक्शन दे रखा है साइन और टेक्स दे रखा है, ठीक है। आपको बताते चले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मॉड साई स्क्वायर डी एक्स। चूँकि अभी वेव फंक्शन इमेजिनरी पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो अपन मॉड साई का स्क्वायर लिया, अदरवाइज कंजुगेट लेना पड़ता। खैर ये क्या इवन फंक्शन है, यस इवन फंक्शन है। देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, ई का पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर करने पे 2 कट जाएगा, तो 2 कट जाएगा, उसके बाद ये वाला सिर्फ टर्म बचेगा और ये बन जाएगा इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 0 से इन्फिनिटी लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 0 से इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब अपने को 0 से इन्फिनिटी नहीं निकालना है, प्रोबेबिलिटी अपने को यहाँ इस 0 से लेकर पूरा यहाँ इन्फिनिटी तक नहीं निकालना है, अपने को इस एक्स नॉट से इस इन्फिनिटी तक निकालना है। क्यों? क्योंकि क्लासिकल डिसअलाउड रीजन यहीं के बाद शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है, तो इस एक्स नॉट से इन्फिनिटी तक अपने को निकालना है, ठीक है। तो अपन लिमिट को क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग में अपन
चेंज कर लेंगे। तो देखिए हमने लिमिट कर दिया एक्स नॉट से इन्फिनिटी, और मॉड साई का स्क्वायर कर दिया तो देखिए इतना हो गया, और डी एक्स, और एक्स नॉट का ये वैल्यू देखिए रूट अंडर एच कट ओमेगा बाई के, जो टर्निंग पॉइंट हम निकाले हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा का वैल्यू दिया है एम ओमेगा नॉट बाई एच कट, और के का वैल्यू दिया है ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, हम ओमेगा ओमेगा लेके चल रहे हैं, मिस्टेक हो गया, ओमेगा नॉट नहीं लिया, ओमेगा नॉट भी आप देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से जो रूट अंडर एच कट एम ओमेगा आएगा, ये दोनों को यूज कीजिएगा, तो रूट अंडर एच कट एम ओमेगा का वैल्यू जो आएगा वो रूट अंडर 1 बाई अल्फा आ जाएगा। यानी कि ये जो दिख रहा है आपको एक्स नॉट का जो लिमिट था वो अब रूट अंडर 1 बाई अल्फा हो जाएगा, अल्फा के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो एक्स का लिमिट हो गया रूट अंडर 1 बाई अल्फा, और हाईएस्ट मैक्सिमम लिमिट हो गया इन्फिनिटी, 2 बाहर में है, और ये वेव फंक्शन जो दिया हुआ था। अब यहाँ पे और कुछ पुट करेंगे, क्यों पुट करेंगे भैया? आंसर को लाने के लिए। आंसर को लाने के लिए देखिए पुट करेंगे, नाउ पुटिंग y इक्वल टू रूट अंडर अल्फा एक्स। तो भैया बताइए, यहाँ से x हो जाएगा y बाई रूट अंडर अल्फा, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy इक्वल टू रूट अंडर अल्फा dx हो जाएगा, और dx का वैल्यू इतना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dx को रखना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y के टर्म में रखना है। अपन y के टर्म में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आंसर y के टर्म में दिया है। ठीक है, अब लिमिट को भी देख लेते हैं। जब x का वैल्यू 1 बाई रूट अल्फा होगा, जब x का वैल्यू इतना होगा, तब y का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे रख के देख लीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू 1 बाई रूट अंडर अल्फा रख के देखिए, रूट अल्फा कट जाएगा तो y इक्वल टू 1 बचेगा। अब जब x का लिमिट इनफाइनाइट होगा, जब x का लिमिट इनफाइनाइट होगा तब y का लिमिट कितना होगा भैया? यहाँ पे x के जगह पे इनफाइनाइट रखिएगा तो y भी इनफाइनाइट होगा। तो अब मेरा जो नया लिमिट है वो 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, नया लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ है? 1 से इन्फिनिटी, और ये 2 जो बाहर में था वो 2 बाहर में है। और यहाँ देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, रूट अल्फा बाई रूट पाई, रूट अल्फा बाई रूट पाई ब्रेक कर दिए, e का पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर की जगह, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई अल्फा, वाई स्क्वायर बाई अल्फा, और डी वाई की जगह डी एक्स की जगह देखिए डी वाई बाई रूट अल्फा, डी वाई बाई रूट अल्फा। आप देख रहे होंगे कि जो जो कटना था अल्फा अल्फा यहाँ कट गया, यहाँ रूट अल्फा कट गया, तो फाइनली बचा 2 बाई रूट पाई 1 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। यानी कि बच्चों यही जो है हमारा प्रोबेबिलिटी है बियॉन्ड द क्लासिकल रीजन फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर द गिवन वेव फंक्शन। क्लियर है? यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में था, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में ऑपरेटर डिफाइन है, एक ऑपरेटर ओ कैप डिफाइन है। कह रहा है कि उसका डिफिनेशन देखिए किस तरह से है कि जब ओ कैप साई 1 पे ऑपरेट होता है तो साई 2 देता है, और जब ओ कैप साई 2 पे ऑपरेट होता है तो ये 1 बाई रूट 2 साई 1 प्लस साई 2 देता है। ठीक है, ओ कैप ऑपरेटर यानी ओ ऑपरेटर जब साई 1 पे ऑपरेट होता है तो साई 2 देता है, और जब साई 2 पे ऑपरेट होता है तो 1 बाई रूट 2 टाइम्स साई 1 प्लस साई 2 देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो द सिस्टम इज इन ए सुपरपोज्ड स्टेट डिफाइंड बाय साई इक्वल टू जितना, यानी कि ये साई केट वेक्टर दिया हुआ है, साई केट वेक्टर दिया है 1 बाई रूट 2 साई 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 साई 2। अब पूछ रहा है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ओ इन द स्टेट साई। तो आपको बताते चले कि किसी भी ऑपरेटर का किसी भी स्टेट पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे उन चीज़ों को लिख रखा है जो दिया हुआ है, जैसे ये तीनों डाटा अभी हमने क्वेश्चन में पढ़े, ये दिया हुआ है, ये साई कैट वेक्टर है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ये डिफिनेशन होता है ओ क्या मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिस स्टेट पे निकाल रहे हैं साई ओ कैप साई बाई साई इंटू साई। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, ये अभी का सिचुएशन में 1 है तो आप इसको 1 ले सकते हैं। हमने कैसे आया ये बता रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले इसका मतलब होता है कैट साई और इसका मतलब होता है ब्रा साई। ठीक है, तो ब्रा साई में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं और इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, ओके। देखिए हमने यहाँ पे साई को रहने दिया ओ कैप, और ये साई का वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। नीचे में भी साई, ये ब्रा साई है और ये केट साई है। देखिए ब्रा साई में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यहाँ पे देखिए माइनस आई हो गया। ठीक है, हमने बोला था कि ब्रा साई में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है। और ब्रैकेट देखिए साई 1 पे भी ब्रा लगा हुआ है, इस पर ब्रा ब्रैकेट लगा हुआ है, इस पर कैट ब्रैकेट लगा है, इस पर कैट ब्रैकेट लगा है। ठीक है, ऊपर में देखिए हमने ये ब्रा को रहने दिया है जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ पे देखिए इसको कैट साई को ऐसे लिख दिया है, और ओ अब ऑपरेट करेगा। ऊपर में देखिए आप ध्यान से इस लाइन में देखिए, ओ जब ऑपरेट करेगा 1 बाई रूट 2 साई 1 पे, तो भैया 1 बाई रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, और जब ओ साई 1 पे ऑपरेट करेगा तो वो साई 2 दे देगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जो भी क्वेश्चन में दिया था। अब प्लस का प्लस आई बाई रूट 2 का आई बाई रूट 2 का आई बाई रूट 2, और जब ओ साई 2 पे ऑपरेट करेगा तो कितना देगा? 1 बाई रूट 2 साई 1 प्लस साई 2। उसी तरह नीचे हमने क्या किया है, साई 1 को साई 1 से मल्टीप्लाई किया, साई 2 को साई 2 से, क्योंकि बोला है कि साई 1 और जो साई 2 है
जो साई 1 और साई 2 है ये ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है कि साई 1 से जब इंटर प्रोडक्ट होगा तो 1 होगा, साई 1 का जब साई 2 से इंटर प्रोडक्ट होगा तो वो 0 होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है कि साई 1 साई 2 जीरो होगा, साई 2 साई 1 जीरो होगा, और साई 1 साई 1 1 होगा, साई 2 साई 2 1 होगा। मतलब सेम स्टेट पे 1 आएगा और अदर स्टेट पे प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए हमने इसको कुछ नहीं किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, कांस्टेंट को बाहर रखते गया है, और ये जो साई 1 साई 2 है उसको एक साथ इनर प्रोडक्ट लिया है, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन लगाया, तो साई 1 साई 2 जीरो, साई 1 साई 2 साई 1 जीरो, साई 2 साई 2 1, साई 1 साई 1 1। क्लियर है। अब ऊपर में देखिए, ऊपर में हमने क्या किया है, इसको इस बड़ा वेक्टर को हमने लिख दिया, उस साई वेक्टर को बड़ा के टर्म में हमने लिख दिया, और सब सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया, नीचे में 1 हो गया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको करते जाइएगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, दैट इज i/2 रूट टू 1 माइनस i/2 माइनस 1। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 27 नंबर, जो ऑप-एम्प का है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन है। इन द सर्किट बोथ ऑप-एम्प आर आइडियल, फाइंड द वी आउट। ये दोनों ऑप-एम्प आइडियल है, हमको क्या निकालना है, वी आउट निकालना है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पे नोट लेंगे या यहाँ पे नोट लेंगे, और दोनों नोट पे अपन किरचॉफ्स करंट रूल लगाएंगे, दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट, सॉरी नॉट लूप रूल, जंक्शन रूल। किसी जंक्शन पे सम ऑफ अलजेब्रिक करंट इज 0, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ठीक है। तो देखिए आपको बताते चले कि आइडियल ऑप-एम्प में जो ये दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है माइनस प्लस, इसके बीच का रेसिस्टेंस जो होता है आर जो होता है वो भैया इनफाइनाइट होता है। मतलब जो भी करंट यहाँ से आ रहा होगा, इधर कोई भी करंट नहीं बह रहा होगा, समझ पा रहे हैं, इधर कोई भी करंट यहाँ पे नहीं बह रहा होगा, सारा करंट इधर जा रहा होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अब इसी को हमने नोड मान लिया, इस पॉइंट को हमने नोड मान लिया 0 पोटेंशियल को, और उसी नोड पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल आने और जाने वाला करंट का सम को 0 इक्वेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 माइनस V1/R प्लस यहाँ पे 0 माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल को हमने अपने से मान लिया V प्राइम बाय यहाँ पे रेसिस्टेंस 10R इक्वल टू 0। तो यहाँ से V1 इक्वल टू इतना मान गया, मिल गया, या V प्राइम इक्वल टू निकाल लेंगे यहाँ से V1 या V प्राइम, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इस पर भी अपन क्या करेंगे, किरचॉफ्स का जो अलजेब्रिक रूल है उसको लगाएंगे उस पॉइंट पे। तो देखिए क्या मिलेगा, 0 माइनस V प्राइम/5R प्लस 0 माइनस V2/R प्लस 0 माइनस V आउट/10R। सिंपली किरचॉफ्स रूल लगा रहे हैं, ये करंट है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, ये सब करंट का टर्म है, तो सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लिए। देखिए यहाँ पे जहाँ V प्राइम था, V प्राइम के जगह पे इक्वेशन 1 जो अभी था प्रीवियस पेज में, उसका यूज करके हमने V प्राइम का वैल्यू रख लिया यहाँ पे -10 V1, और फाइनली इसको जब सॉल्व किए तो V आउट मिला इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2, दैट इज हाउ मच, 20 V1 माइनस 10 V2। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।